इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे रोमांचक क्रांति में गोता लगाने का समय आ गया है। बर्फीले वीरान जंगलों में भटकने से लेकर उपजाऊ खेतों में बसने तक का वो जादुई सफर, जिसने मानव सभ्यता की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो इस दिलचस्प रहस्य की तह तक जाने के लिए एक बड़ा सवाल उठाना लाजमी है। आखिर हमारे पूर्वजों के उस अद्भुत अस्तित्व की कहानी में इतिहास का वो सबसे पहला किसान कौन था? वो इंसान जिसने पहली बार एक बीज बोने का जादू देखा। हिमयुग से लेकर उस पहले बीज तक का सफर। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें समय के एक विशाल पैमाने को देखना होगा। 2 लाख साल पहले अफ्रीका के शुरुआती मानव प्रजाति के जन्म से लेकर 70,000 साल पहले जब कुछ साहसी समूहों ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा, फिर 65,000 साल पहले उनका भारत के उपजाऊ मैदानों में पहुंचना, और सबसे बड़ी घटना 12,000 साल पहले हिमयुग का वो अंत जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है होलोसीन वार्मिंग की। ये असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। सदियों से जमे ग्लेशियर्स पिघलने लगे, मौसम का मनमौजीपन स्थिर हो गया और सिंधु तथा गंगा जैसी घाटियां एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गईं। अब सर्दियां और बारिश एक तय समय पर आने लगी थीं। ये एक ऐसा परफेक्ट माहौल था जहां एक बिल्कुल नया प्रयोग शुरू होने वाला था। मेहरगढ़ के पहले किसान और बलूचिस्तान में हुई वो शानदार खोज। जब धरती खेती के लिए बिल्कुल तैयार हो गई तो हमें इसका सबसे पहला सुराग मिला 1974 में। जरा सोचिए, बलूचिस्तान की 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी, जहां एक फ्रांसीसी पुरातात्विक टीम खुदाई कर रही थी, तभी उनके औजार किसी ऐसी चीज से टकराए जो प्राकृतिक नहीं थी। वो एक मिट्टी का घर था और उसमें मिले कुछ जले हुए बीज। इसी रोमांचक खोज ने 9,000 साल पुरानी मेहरगढ़ की खेती के रहस्य दुनिया के सामने खोल दिए। ये सबूत बहुत कुछ कहते हैं। मिट्टी और फूस के घर जिनमें अनाज रखने की खास जगह थी, जंगली गेहूं और जौ के जले हुए दाने जो साबित करते हैं कि वे जानबूझकर अच्छी फसलें चुनकर उगा रहे थे, और जानवरों की हड्डियां, ये साफ बताता है कि वे अब सिर्फ शिकारी या खानाबदोश नहीं थे। वे असली घर बना रहे थे और जानवरों के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ रहे थे। भारत में खेती का ये प्रसार और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसके अनुकूलन की कहानी। मेहरगढ़ में जो पहली चिंगारी उठी वो बहुत तेजी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई। और शुरुआती किसानों की चतुराई तो देखिए। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना चावल उगाया। कश्मीर के बुर्जहोम में कड़कड़ाती ठंड और बर्फ से बचने के लिए उन्होंने जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर बनाए, और दक्षिण में हल्लूर जैसी जगहों पर बाजरा और तिल जैसी मजबूत फसलों के लिए सूखी खेती की बेहतरीन तकनीकें ईजाद की। वैश्विक कृषि क्रांति, एक ऐसा बदलाव जो पूरी दुनिया में एक साथ हो रहा था। ये कृषि का जादू सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। इराक और सीरिया के फर्टाइल क्रिसेंट में गेहूं और जौ लहलहा रहे थे। चीन की नदी घाटियों में चावल और बाजरे की खेती शुरू हो गई थी। दुनिया के दूसरे छोर पर मैक्सिको में जंगली घास को मक्के में बदलने की हजारों सालों की मेहनत चल रही थी। तो वहीं एंडीज पर्वतों की बर्फीली हवाओं के बीच आलू और किनुआ उगाए जा रहे थे। अलग अलग जगह के इंसानों ने मिट्टी का रहस्य सुलझा लिया था। और ये सब तेजी से बदला करीब 10,000 साल पहले। ये नवपाषाण युग का समय था, जब पॉलिश किए हुए मजबूत पत्थर के औजारों की शुरुआत हुई। इन नए औजारों ने जंगलों को साफ करने और खेतों को जोतने की इंसानी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। व्यापार और समाज का जन्म, कैसे एक चीज ने दूसरी चीज को बदला, यानी एक पूरा डोमिनो इफेक्ट। बेहतर औजारों का मतलब था ढेर सारी फसल, और यहीं से शुरू हुआ एक बेहतरीन डोमिनो इफेक्ट। जब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा तो उसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों और बड़े अन्न भंडारों का आविष्कार हुआ। सुरक्षित अनाज ने वस्तु विनिमय यानी बार्टर ट्रेड को जन्म दिया। अब अनाज के बदले औजार या बर्तन मिलने लगे, और जब यह व्यापार बढ़ा तो इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित समाज और प्रशासन की जरूरत महसूस हुई। ये जीवन जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक घुमंतू शिकारी का पूरा दिन बस प्रकृति के रहमो करम पर आज का खाना तलाशने में बीत जाता था, लेकिन दूसरी तरफ एक बसा हुआ किसान अब स्थायी गांव बना रहा था, कामों का बंटवारा कर रहा था और भविष्य की लंबी योजनाएं बना रहा था। रोजमर्रा की इस थकाऊ जद्दोजहद से निकलकर ही एक ऐसा समाज बन पाया जहां कला और संस्कृति फल फूल सके।
और ये प्रगति इतनी तेज थी कि जल्द ही हड़प्पा जैसी विशाल सभ्यताओं ने ईंटों के बड़े बड़े अन्न भंडार खड़े कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि मेसोपोटामिया के शिलालेखों में दर्ज मेलुहा नाम असल में हड़प्पा सभ्यता के लिए ही इस्तेमाल होता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस समय भी हजारों मील दूर समंदर पार एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क काम कर रहा था। संस्कृति और प्रकृति पूजा की शुरुआत, कला और दिव्यता का संगम। जब पेट भरे हुए थे और बस्तियां पूरी तरह सुरक्षित हो गईं, तो इंसानों का ध्यान प्रकृति की उन महान शक्तियों की तरफ गया जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ था। 1957 का वो वाकया बड़ा ही रोमांचक है, जब एक ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक विशेषज्ञ की नज़र मध्य प्रदेश के जंगलों की चट्टानों पर पड़ी। ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज थी, जहां इंसानी इतिहास की कलात्मक और आध्यात्मिक आत्मा को पत्थरों पर खूबसूरती से उकेरा गया था। ये भित्तिचित्र सच में एक टाइम मशीन की तरह है। लाल हेमेटाइट और सफेद चूने जैसे प्राकृतिक खनिजों से बनी ये पेंटिंग्स उस सटीक समय को दिखाती हैं जब इंसान शिकार छोड़कर खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही बिहार के चिरांद में मिली टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां इस बात का सबूत है कि लोग पृथ्वी को एक जीवन देने वाली मां के रूप में पूजने लगे थे। शुरुआती किसानों ने प्रकृति के इन जरूरी तत्वों को एक खास पहचान देनी शुरू कर दी। मॉनसून लाने वाली हवा को वायु देवता का रूप मिला, फसलों को सींचने वाली बारिश इंद्र कहलाई, गर्मी और रोशनी देने वाली आग अग्नि बन गई और हर दिन जीवन की उम्मीद जगाने वाला सूर्य सूर्यदेव कहलाया। श्रद्धा की यही परंपरा बाद के वैदिक युग में पूरी तरह से विकसित हुई। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या आज भी जिन प्राचीन देवताओं की पूजा होती है वे असल में उन्हीं शक्तियों का रूप हैं जिन्होंने उस पहले बीज को जन्म दिया था? ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि आज की आधुनिक संस्कृति और इस विशाल समाज की गहरी जड़ें असल में मिट्टी में अंकुरित होने वाले एक छोटे से बीज के उस जादुई पल से जुड़ी हैं।